कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। वेल हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। पहली बात, आज के एपिसोड से पहले लकी विनर का नाम जिनको हमने देना है शाउट आउट। कल का सवाल था कि यशस्वी के भाई का क्या नाम है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही जवाब दिया। लकी विनर आज जो हुए हैं, यानी कि जिनके नाम को मैं दे रहा हूं आज शाउट आउट, उनका नाम है आथिया, हामिद एंड अंजू बाला। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सही जवाब दिया है। आज अगर आपका नाम नहीं आया कोई बात नहीं, आज इस एपिसोड के एंड में फिर आपको मौका मिलेगा अपने नाम का शाउट आउट सुनने का, यस जीतने का। तो इस एपिसोड को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए देखते हैं एपिसोड 56 में क्या हो रहा है। तेरी होने लगी हूं मैं। नंदनी की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें जो है ना, उनमें आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सौतेली माँ निर्मला और सौतेली बहन तन्वी अब वहां से जा चुके थे, अपने पीछे एक और तबाही का मंजर छोड़ते हुए। निर्मला ने उसे साफ फरमान सुना दिया था कि उसे अर्जुन से तन्वी की नौकरी के बारे में बात करनी है। ये बात नंदनी के दिल को चीर रही थी। पहले ही वो अर्जुन से तन्वी की पढ़ाई के लिए लोन का फेवर ले चुकी थी और अब तन्वी की नौकरी के लिए बात करना उसे अर्जुन का और ज्यादा फायदा उठाने जैसा लग रहा था। लेकिन इस नर्क में उसे अपनी नर्क स्वामिनी माँ का हर हुक्म बजाना पड़ता था, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। नंदनी सुबकती हुई अपने कमरे में पहुंची। उसके कदम भारी थे और दिल में दर्द फटा जा रहा था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक सदमा लगा। उसका कमरा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उसके रूम की उसके पीछे तलाशी ली हो। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, दरारें हो रखी थी और दरवाजे सारे खुले पड़े थे। किताबें जमीन पर थी। नंदनी को लगा जैसे उसकी निजी दुनिया पर हमला किया गया है। उसे याद आया कि जब वो दोपहर घर से निकली थी तब उसका कमरा सलीके से संवरा हुआ था। हर चीज अपनी जगह पर करीने से लगी हुई थी, लेकिन अब वो एकदम बुरे हाल में थी। नंदनी के दिमाग में एक बेचैनी हुई। उसकी सांसें तेज होने लगी। डर से नहीं, उसने एक गुस्सा महसूस किया अपने अंदर। इस उथल पुथल के बीच नंदनी के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, एक चीज जो इस वक्त उसके लिए किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। वो लगभग दौड़ते हुए अपनी अलमारी के पास पहुंची। उसकी आंखें किसी छिपे हुए खजाने को ढूंढ रही थी। उसने अपने कपड़ों को तेजी से इधर उधर करके चेक किया। उसके हाथ कांप रहे थे। और हाँ, अर्जुन की वो शर्ट, वो अभी भी वहीं थी जहां उसने उसे सावधानी से छिपाया था, कपड़ों के ढेर के नीचे, सबसे सुरक्षित जगह पर। इस वक्त शायद ही उससे कीमती कोई चीज नंदनी के रूम में मौजूद थी, क्योंकि ये शर्ट उसके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक एहसास था। नंदनी ने उस शर्ट को बाहर निकाला। वो सफेद रंग की थी और अभी भी उसमें अर्जुन की हल्की सी महक उसे महसूस हो रही थी, जो उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। नंदनी ने उस शर्ट को अपने सीने से कसकर लगाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि एक अजीब सी राहत और भावनात्मक सुकून के थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। उसकी आवाज में एक गहरा समर्पण था, एक अटूट वादा। ये मेरे लिए सिर्फ अर्जुन सर की शर्ट नहीं बल्कि वो पर्दा है जिसे ढककर उन्होंने मुझे दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचाया था। उसकी आंखों में उस रात का मंजर घूम गया जब अर्जुन ने उसे बचाया था, जब उसने उसे अपने करीब खींचा था और उसकी खुली पीठ को अपनी शर्ट से कवर किया था, जिससे उसे लगा कि वो महफूज है उस भयानक रात से दूर। नंदनी ने एक बार फिर से वो शर्ट सावधानी से अलमारी में रख दी, जैसे वो किसी पवित्र चीज को सहेज रही हो जिसे कोई छू ना सके। उसके बाद उसने शॉपिंग बैग से वो ड्रेस निकाली जो अर्जुन ने उसके लिए खरीदी थी। वो काले रंग की खूबसूरत ड्रेस थी जिसे उसे अनन्या मैडम की एंगेजमेंट में पहनना था। नंदनी ने उस ड्रेस को अपने ऊपर लगाते हुए मिरर में खुद को निहारा। ड्रेस उसके शरीर पर बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी सादगी और खूबसूरती को बढ़ा रही थी। नंदनी सच में उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो थोड़ी देर पहले गायब हो चुकी थी। उसने उस ड्रेस को संभाल कर रखा और उसके बाद वो अपने रूम को समेटने लगी, अपनी सोचों में खोई हुई, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। उधर शहर के दूसरे कोने में अर्जुन अपनी कार से घर पहुंचा। वो सीधा हॉल में आया तो उसे एक अनयूजुअल सीन देखने को मिला। हॉल में उसके डैड के पुराने दोस्त मिस्टर शौर्य कपूर, उनका बेटा सिद्धार्थ कपूर और उनकी बेटी मायरा कपूर पहले से ही बैठे हुए नजर आ रहे थे। माहौल में एक अजीब सी फॉर्मल शांति थी जो अर्जुन को पसंद नहीं थी। शौर्य कपूर एक पुराने बिजनेस टाइकून थे और उनकी प्रेजेंस हमेशा किसी बड़े सौदे की तरफ इशारा करती थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने शौर्य कपूर को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग अंकल। उसकी आवाज में वही पुराना रौब था, सम्मान था, जो उसके शाही परवरिश का हिस्सा था। उसने सिद्धार्थ से हाथ मिलाया। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो?
सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में वही गंभीरता थी, लेकिन अर्जुन ने मायरा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। वो मायरा की तरफ देखे बिना सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। मायरा को यह पसंद नहीं आया। उसे अर्जुन का यह बर्ताव हमेशा से चिढ़ाता था, क्योंकि वो अर्जुन पर अपना हक समझती थी। मायरा ने अपने डैड से कहा, डैड, मैं भी अर्जुन से बात करके आती हूँ। उसकी आवाज़ में एक जिद थी जो उसे हर हाल में अर्जुन से बात करने पर मजबूर कर रही थी। अपने डैड से कहते हुए बिना किसी की परमिशन लिए अर्जुन के पीछे पीछे उसकी रूम की तरफ चल दी। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। अर्जुन ने अभी बस अपने रूम में आने के बाद अपने कोट को उतारा ही था कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला और मायरा हमेशा की तरह बिना बताए अंदर आ गई। अर्जुन ने मायरा को बिना परमिशन के अपने रूम में घुसते देखा तो उसका माथा तन गया। वो जानता था कि मायरा की आदत उसे कितना इरिटेट करती है। वो अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा था और मायरा हमेशा उसे, यानी कि उसकी उस लिमिट्स को क्रॉस ही करती थी। मायरा ने अर्जुन से पूछा, जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो इसका मतलब क्या है? उसकी आवाज़ में अजीब सी टीजिंगपन था जो अर्जुन को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो अपनी आंखों में अर्जुन के लिए एक खास हक जता रही थी। इस बार पर, यानी कि इस चीज़ के ऊपर अर्जुन ने पलट कर देखा तो मायरा पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसे देखा कि अर्जुन का मुंह बन चुका है। उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट साफ नजर आ रही थी, जैसे उसने कोई कड़वी दवाई निगल ली हो। अर्जुन ने मायरा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे रूम में कैसे आ गई? उसकी आवाज़ में गुस्सा और साफ आदेश था, जिसे मायरा ने हमेशा की तरह अनसुना कर दिया। मायरा ने अर्जुन की बात को अनसुना किया और उसने आगे बढ़ते हुए अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्दी ये रूम मेरा भी होने वाला है। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस और छिपी हुई चुनौती थी जो अर्जुन को अंदर तक हिला गई। उसे लगा जैसे मायरा ने उसके फ्यूचर पर अपना दावा पेश कर दिया हो। अर्जुन ने मायरा के हाथ को झटकते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस। उसकी आवाज़ में गुस्सा और अविश्वास था। उसे मायरा की ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस बात के बारे में बात कर रही है। इस बात पर मायरा ने हंसते हुए कहा, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं ना। उसकी हंसी में एक शरारत थी, जैसे वो कोई बड़ा राज जानती हो और अर्जुन इस बात से अनजान हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, व्हाट? उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायरा किस बारे में बात कर रही है, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। तो मायरा ने कहा, सिद्धार्थ भाई और अनन्या भाभी की शादी के बाद हमारी बारी है अर्जुन। मायरा की आवाज़ में एक जीत का एहसास था जो अर्जुन को अंदर तक परेशान कर गई। उसे लगा जैसे उसकी आज़ादी पर हमला हो रहा है। अर्जुन की आईब्रो तन चुकी थी कि मायरा ने ये क्या बकवास की है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने एक बम फोड़ दिया हो और वो उसके टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा हो। उसने गुस्से में कहा, व्हाट रबिश। उसकी आवाज़ में एक गुस्सा था जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वो मायरा को घूरता रहा, ये सोचते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन के रूम में एक भारी खामोशी थी जो मायरा की आखिरी बात के बाद और ज़्यादा गहरी हो गई। मायरा के शब्द अजीब थे, अगली बारी हमारी है अर्जुन। उसके कानों में गूंज रही थी ये बात एक कड़वी सच्चाई की तरह। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उसकी मुट्ठियां भिज चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके डैड इतनी आसानी से उसकी ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं, और वो भी किसी ऐसी लड़की के साथ जिसे वो पसंद ही नहीं करता है। अर्जुन लगभग दहाड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ कमरे से और कमरे के दीवारों पर टकराकर वापस आने लगी। ये मैं होने नहीं दूंगा, आई एम टेलिंग यू। उसके हर शब्द में एक अटल निश्चय था, एक विद्रोह की आग। मायरा ने अर्जुन के गुस्से को देखा, पर वो हिली नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो उसके कॉन्फिडेंस को दर्शा रही थी। वो जानती थी कि अर्जुन अपनी जिद पर पक्का है, पर वो भी कम नहीं थी। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या तुम अपने डैड के अगेंस्ट जाओगे? उसकी आवाज़ में एक सीधी चुनौती थी। और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है अर्जुन? हम एक साथ पढ़े हैं, साथ में हमने कॉलेज पूरा किया है, हमारा स्टेटस मैच करता है, हमारे डैड के बीच बिजनेस रिलेशंस है। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता है कि तू ये सब उस दो कौड़ी की बहनजी नंदनी की वजह से कर रहा है ना? अब मायरा की आवाज़ में एक अजीब सा हक था। अर्जुन ने मायरा के हाथ को झटकते हुए कहा, अपनी लिमिट्स में रहो मायरा। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, पर साथ ही एक वार्निंग भी। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के बारे में इस तरह से बात करने का। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। और नंदनी से प्यार करने की बात कहाँ से आ गई इसमें? अर्जुन को नंदनी का नाम सुनकर और गुस्सा आया। उसे लगा जैसे मायरा जानबूझकर उसे चिढ़ा रही है। इस बात पर मायरा ने अर्जुन से कहा, जब तुम उसे पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसकी आवाज़ में एक सवाल था, पर उसकी आंखों में एक गहरी पागलपन भरी चाहत भी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। मायरा ने अपनी सारी फीलिंग्स अर्जुन के सामने उड़ेल दी।
उसकी आवाज़ में बेपनाह प्यार और जिद और पागलपन था। अर्जुन ने मायरा की आंखों में देखा। उसे मायरा की आंखों में वो प्यार दिख रहा था, पर जिसका उसे इंतजार था, यानी कि जिससे वो प्यार करता था, वो नहीं थी। वो जानता था कि वो मायरा से कभी प्यार नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तभी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। उसके शब्द तीखी तीर की तरह थे। मायरा का दिल टूट चुका था। उसकी आवाज़ अब आंसुओं की वजह से भारी हो गई थी, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, एक ऐसी जिद जो उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। मायरा ने अर्जुन से कहा, और मेरी भी जिद है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। मायरा ने अर्जुन से कहा, और मेरी भी जिद है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। उसकी आवाज़ में एक अलग ही अटल निश्चय था, एक ऐसी चुनौती जो अर्जुन को अंदर तक हिला गई। इतना कहते हुए मायरा अर्जुन के रूम से जा चुकी थी, अपने पीछे एक आखिरी सी खामोशी छोड़ते हुए। मायरा के जाने के बाद अर्जुन ने अपने हाथ में थामे हुए अपने कोट को पूरी जोर से जमीन पर पटक दिया, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा हो। उसकी टाई ढीली हो गई थी और वो गुस्से में अपने बेड पर दोनों हाथों में अपने सिर को पकड़े हुए बैठ चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक सर्कस बन गई है, जहां हर कोई उसे नीचा दिखा रहा है। इधर मायरा ने अर्जुन के रूम से बाहर निकलने के बाद अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और डायल किया। फ़ोन की घंटी बजती रही और फिर सामने से एक चहकती हुई आवाज़ आई, हेलो माही। उसकी आवाज़ में अभी भी गुस्सा था। तूने कहा था ना कि तू एक डिटेक्टिव को जानती है? सामने से बात कर रही मायरा की बेस्ट फ्रेंड माही ने हाँ में जवाब दिया। हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या हुआ? तुझे डिटेक्टिव की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी। इस बात पर मायरा ने जवाब दिया, मुझे एक लड़की की कुंडली निकलवानी है, मुझे उस लड़की के बारे में सब डिटेल्स चाहिए। मायरा की आवाज़ में जिद थी, एक ऐसी जिद जो किसी को भी डरा सकती है। माही ने हंसते हुए कहा, लगता है मायरा के पसंदीदा खिलौने को किसी ने छीनने की कोशिश किया। हाँ, माही का इशारा अर्जुन की तरफ था। उसे पता था कि मायरा अर्जुन को अपना खिलौना समझती है। मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, अब तो मैं अर्जुन के हाथ का खिलौना बन गई हूँ, वो मुझे नहीं कुछ समझता। उसकी आवाज़ में बेबसी थी जो माही ने नोटिस की थी। माही ने हंसते हुए मायरा से कहा, तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं पता करवाती हूँ उस लड़की के बारे में। उसके बाद मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस लड़की को कैसे ठिकाने लगाना है। उसकी आवाज़ में क्रूरता थी जो मायरा को थोड़ा सुकून दे रही थी। मायरा ने सुकून की सांस लेते हुए माही से कहा, रात को मिल रही है ना तू क्लब में? माही ने फौरन हाँ में जवाब दिया। बेशक, रात को क्लब में ही मिलते हैं ना, मैं अपनी स्कॉच तैयार रखूंगी। जिसके बाद मायरा ने कहा, तो फिर रात में पूरी कहानी बताती हूँ तुझे। मुझे उस लड़की की पूरी कुंडली चाहिए और वो कौन है, कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है, सब कुछ, एक एक डिटेल। इधर नंदिनी की सौतेली माँ निर्मला और उसकी बहन तन्वी दोनों ही निर्मला के रूम में आकर बातें कर रहे थे। निर्मला बेड पर बैठी थी और तन्वी उसके पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चालबाजी भरी मुस्कान थी जो उनकी साजिश को दर्शा रही थी। तन्वी ने अपनी माँ से कहा, जल्दी ही हमें उस पागल महेश को इस नंदिनी के पीछे लगाना होगा। उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी। एक काम करते हैं, परसों रात जब हम अर्जुन सर की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में जाएंगे तो क्यों ना वहाँ महेश आए नंदिनी को लेने और अर्जुन सर के सामने ऐसे प्रिटेंड हो कि उसे नंदिनी की कितनी फिक्र है और वो उसे कितना क्लोज मानता है। तन्वी की नज़रों में एक शरारती चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा प्लान सोच लिया हो। माँ ने तन्वी की बात सुनी। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच आई। उन्होंने अपनी आईब्रो उठाई। ये सब करने से पहले हमें इस बात का मेक श्योर करना होगा कि तेरी जॉब अर्जुन सर की कंपनी में पहले लग जाए। उनकी आवाज़ में एक गंभीरता थी, क्योंकि अगर इस बार नंदिनी अर्जुन सर की नज़रों से उतर गई ना तो तेरी जॉब भी गई और फिर तेरा अर्जुन सर के साथ शादी करने का कोई चांस नहीं है। माँ ने तन्वी को एक एहसास दिलाया कि उनका प्लान कितना अहम है और उन्हें कोई गलती नहीं करनी होगी। तन्वी ने अपनी माँ की बात सुनी। उसके चेहरे पर एक चिंता थी। उसे पता था कि उसकी माँ सही कह रही है। अगर अर्जुन को नंदिनी पर भरोसा उठ गया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ठीक है माँ, तन्वी ने कहा, मैं आज ही नंदिनी पर प्रेशर डालती हूँ कि वो अर्जुन सर से मेरी जॉब की बात करे। उसकी आवाज़ में दृढ़ निश्चय था, एक ऐसा निश्चय जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। क्या होगा अर्जुन और नंदिनी की इस प्रेम कहानी का अंजाम? क्या साजिशों के चलते दोनों हो जाएंगे जुदा, या मिलेगी उन्हें अपने प्यार की मंजिल? जानेंगे कहानी के आगे के सफ़र में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।